चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टैटिक जीके का पार्ट 8 है। इससे पहले 7वां पार्ट भी आ चुका है, चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। तो अभी लॉकडाउन है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई बिज़नेस ठप हो गया तो वहाँ का एम्प्लॉय जाएगा कहाँ पे। जब कभी भी कोई बिज़नेस ठप होता है, बंद होता है, तो जिसका कंपनी होता है या जो उसका मालिक होता है उसको उस स्टाफ का ज़रूरत नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं उसके पास कोई रोज़गार नहीं रह जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। उसके बाद प्रच्छन्न बेरोज़गारी दूसरा है आपका। प्रच्छन्न बेरोज़गारी जैसे कि किसान होता है, किसान मान लीजिए 2 कट्ठे का ज़मीन है या 2 एकड़ का ज़मीन है, ठीक है। वहाँ पे आप 20 आदमी लगा लीजिए या 30 आदमी लगा लीजिए, होना तो है उतना ही फसल। तो उसमें क्या होता है कि दिखता नहीं है, वो हिडन पार्ट रहता है किसी भी काम करने वाले बंदे का, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा मौसमी बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी में जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे लेबर दिहाड़ी वाला काम होता है, ठीक है। तो किसी मौसम में उसका काम चलता है, जैसे बारिश आता है तो उसका काम बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मौसम बेरोज़गारी। और लास्ट अगर बात करें तो शिक्षक यानी कि शैक्षिक बेरोज़गारी। कोई बंदा शैक्षिक तो है, शिक्षित है, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो तो चाहता तो है कि मैं रोज़गार करूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं मिल पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शैक्षिक बेरोज़गारी, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में देखा जाता है। तो पहला पहला का क्या हो जाएगा आंसर, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोज़गारी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोज़गारी बोलते हैं। सबसे अच्छा अभी जो डेफिनेशन है वो लॉकडाउन वाला है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो था वो किसने प्रस्तुत किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार देख लीजिए। मोरारजी देसाई, जॉन मैथाई, टी कृष्णामाचारी या आर.के. शनमुखम चेट्टी। तो देखिए, सबसे पहले जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था वो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने ही किया था। ये पहला वित्त मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने 1947 से 1949 के बीच, जब जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के मंत्री थे, उस टाइम में प्रस्तुत किया था, ठीक है। और सबसे पहले बार जो किया गया था बजट प्रस्तुत, वो किया गया था आपका 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। ये पहला बजट था। अगर बात हम करें आर.के. शनमुखम चेट्टी के, तो ये जो थे 1933 से लेकर के 1935 तक भारत का केंद्रीय विधान सभा जो था उसका ये अध्यक्ष रह चुके थे। बाद में इसको क्या बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था। अभी तो पता ही आपको, अभी का वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है आपका, निम्न से कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता गुजरात में स्थित नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। लोथल, ये तो गुजरात में ही है। सुरकोटदा, ये भी गुजरात में है। धौलावीरा, ये भी गुजरात में है। दैमाबाद गुजरात में नहीं है। दैमाबाद है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। ये दैमाबाद आपको मिलेगा कहाँ पे, दैमाबाद में एक महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है। और अहमदनगर ज़िला में एक जगह है जिसको हम लोग श्री रामपुर तालुका बोलते हैं, जो गोदावरी नदी का एक सहायक नदी है। और ये प्रवरा एक नदी करके है, वहाँ पे प्रवरा नदी है, उसी के साइड में ये पड़ता है। और अभी जो हड़प्पा खुदाई हुआ था, आपको पता है दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाया था। तो वहाँ पे जो गांव है, ठीक है, वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो मिला है। और दैमाबाद से ही कांस्य के वस्तु मिले हैं, जो कि कहाँ मिला था, हड़प्पा संस्कृति में मिला था, तो वो मिला था दैमाबाद में ही। नेक्स्ट है आपका 1852 में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा होगा।
ठीक है। गुजरात का अगर बात करें तो करसनदास मूलजी जो थे वो एक पत्रकार थे, एक लेखक थे और एक सामाजिक सुधारक भी थे। इनका जो है एक पत्रिका आता था गुजराती में जिसको बोला जाता था सत्यप्रकाश बोला जाता था, ठीक है। इसमें एक्चुअली बताता क्या था कि पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होता था उसके अनैतिकताओं के बारे में या पुष्टि मार्ग जो भी होता है या वैष्णववाद या वंशानुगत जो चलता है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। एक तरह से उस पर आक्रमण ही किया गया है, वैसे आक्रमण नहीं, मैगज़ीन निकाल के या बोल के ऐसे करके। नेक्स्ट है लाल रंग का ग्रह कौन सा होता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लाल रंग का ग्रह कौन सा होता है? तो मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का होता है। नीला ग्रह पता ही है आपको कि पृथ्वी को बोलते हैं। और ये लाल दिखता क्यों है ये भी तो जानना ज़रूरी है। मंगल ग्रह पे क्या है कि यहाँ पे जो है लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण वो जो है आपका लाल दिखता है। मैं इसका थोड़ा कलर पतला कर देता, बहुत बड़ा मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखें, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो कि होना चाहिए अफ़गानिस्तान, क्योंकि भारत का सबसे छोटा जो आपका बाउंड्री लगता है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। वो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 105 किलोमीटर का है, जो कि इंडिया का सबसे छोटा बॉर्डर है। और सबसे बड़ा बात करें तो वो तो बांग्लादेश का है। ऑप्शन में देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो भूटान ही होगा। देखो भूटान के साथ जो है इंडिया का सीमा जो है टोटल 699 किलोमीटर के आसपास लगता है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर, अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो 4000 किलोमीटर के आसपास है, 4006 किलोमीटर समथिंग, 4600, हाँ इतना ही है, ठीक है। अगर बात करें कि भारत का स्थलीय सीमा, तो भारत का टोटल स्थलीय सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बात करें हम द्वीप सहित जो तट रेखा है, द्वीप सहित तट रेखा, मैं ज़मीन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तट रेखा और द्वीप का बात कर रहा हूँ, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप सब है, इस सब का बात कर रहा हूँ। तो वो है टोटल आपका 7516.6 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है? तो आपको बताना है अनंतपुर साहिब, सब तो यही टिक करेगा लेकिन ये गलत है। अमृतसर नहीं, नांदेड़, अगर आपने नांदेड़ का नाम सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। लुधियाना नहीं, ये भी नहीं, नांदेड़ में होगा। देखिए आप कभी भी महाराष्ट्र जाएंगे तो रास्ते में मिलता है, नांदेड़ आता है, बहुत ही अच्छा जगह है, घूमने लायक जगह है। तो यह है नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका निधन हुआ था 1708 में, ठीक है। और महाराष्ट्र में हुआ था नांदेड़ जगह पे, जहाँ पे उसको दफनाया गया था। उनका समाधि भी है एक नांदेड़ में, ठीक है, जिसको बोला जाता है तख्त श्री हुजूर साहिब के नाम से, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद है नेपाल के आधिकारिक की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो नेपाल के आधिकारिक मुद्रा को नेपाली मुद्रा कहते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसके कारण अम्लीय वर्षा होते हैं? तो आपको बताना है। तो अम्लीय वर्षा का तो सिंपल सा कारण है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है। जैसे कि आपने ताजमहल जो है उसका रंग अभी जा रहा है, तो इसी के कारण से हो रहा है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या है? अनुपातों का हो गया कि उसमें कितना होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है अनुपात क्या होता है? तो देखिए पानी के प्रत्येक अणु जो होता है, आपको पता है कि पानी का सूत्र H2O होता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो सहसंयोजक बंधक से जुड़े रहते हैं हमेशा। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 2, लेकिन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का तो 16 होता है, ठीक है। इसके लिए उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:16 को अगर आप छोटा करेंगे तो क्या होगा, 1:8 ही होगा ना, 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारतीय सरकार की ओर से कौन उपस्थित हो सकता है। जैसे अब कहीं मारपीट करते हैं तो आपके सपोर्ट में, जैसे आपका दोस्त या भाई या गार्जियन कोई भी सपोर्ट में आ जाता है, वैसे ही है कि अगर उच्चतम न्यायालय में कोई भी मामला आता है, ठीक है, तो उसके लिए खड़ा कौन रहेगा, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए कौन सा होगा। देखिए, कभी भी अगर कोई भी मामला होता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में, तो उसको जो हैंडल करता है या उसके पक्ष में जो रहता है, हमेशा भारत का जो महान्यायवादी होता है वो हमेशा उसके पक्ष में होता है। नेक्स्ट देखिए, और एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लीजिए, मैं बता ही देता हूँ। जैसे कि एक भारत के संविधान जो है, भारत के संविधान का आर्टिकल है 76, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, ये उसमें बताया गया है, ठीक है। और वही आदमी जो होगा वो भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार भी होगा और भारत के उच्च न्यायालय में इसके प्राथमिक वकील भी होंगे, ये बताया गया आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट है, अमाशय से भोजन का निकास ... पीसी द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताइए। क्या हृदय से होगा कभी भी कंट्रोल, अमाशय कभी नहीं हो सकता है। कंकालिय से नहीं। अवरोधनी, हाँ, एक ऑप्शन मुझे लग रहा है कि अवरोधनी, तो यही होगा। देखिए, सबसे पहले बात की, जब पेट से भोजन बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसमें जो ज़रूरत होता है वो स्फिंक्टर करके एक मांसपेशी होता है, स्फिंक्टर, उससे बाहर निकाला जाता है, जो छोटी आंत में छोटी मात्रा में जारी करता है हमेशा, ठीक है। तो पेट से भोजन निकालने के लिए छोटी, पहले तो क्या करेगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा, जहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा जो भी होता है उसका पाचन होगा। उसके बाद पचाने वाले भोजन को क्या करेगा, आंत की दीवारों से लिया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल रहेगा, ठीक है, उसको बड़ी आंत में भेजेगा और बाद में बड़ी आंत जो है किडनी के सहायता से उसको शरीर से बाहर कर देगा। नेक्स्ट है, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाता है। तो ये बताना आपको, समरूप अंग या समजात अंग या विषमरूप अंग या समधर्मी अंग। देखिए, समरूप अंग का मतलब होता है उसका रूप भी समान होना चाहिए और कार्य भी समान होना चाहिए। जबकि समजात अंग का मतलब क्या होता है, देखिए, कोई भी अंग जो मूल रूप से संरचना और उत्पत्ति में तो समान होना चाहिए, लेकिन वो विभिन्न कार्य कर सकता है, जितना अलग काम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप छिपकली हो गया, या कि मेढक हो गया, या पक्षी हो गया, ये सब का हाथ पैर सेम ही होता है, वही काम होता है, दिखने में अलग हो सकता है लेकिन काम वही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा समजात अंग। और भी क्वेश्चन है, चलिए। नेक्स्ट है, पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावृत भारत के सबसे तेज तथा पहले बहुपेटा फ्लक्स होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बहुपेटा फ्लक्स सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका प्रत्यूष कंप्यूटर जो है वो सबसे पहला बहुपेटा फ्लक्स कंप्यूटर है। चलिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है,
यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान और अंत समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है। देखिए, कोई भी वस्तु अगर समान चाल में चलता रहेगा, समान सेम से ही अगर चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक समान, एक ही समान बोल सकते हैं ना। वैसे भी अगर त्वरण अगर आपसे पूछे तो त्वरण क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो त्वरण होता है प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन का जो दर होता है उसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट है ठंडी वायु, और डॉट डॉट दिया हुआ है, आपको भरना है इसमें से। गर्म वायु से हल्की होती है अतः ठंडी वायु नीचे बैठ जाती है। दूसरा है गर्म वायु से भारी होती है अतः ठंडी वायु ऊपर उठती है। तीसरा है गर्म हवा से हल्की होती है अतः ठंडी वायु ऊपर उठती है। लास्ट है गर्म हवा से भारी होती है अतः ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ जाती है। देखिए, ठंडी हवा जो होता है वो गर्म हवा से हमेशा भारी ही होता है, जिसके कारण वह ज़मीन पर बैठ जाता है। जब अब कभी भी बारिश होता है तो जब वायु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ से उठना शुरू करता है, ठीक है, और वो वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन ठंडी हवा रहेगा तो वो सीधे नीचे बैठ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन था आज के लिए स्टैटिक में। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आपको जीएस में जीके में स्कोर बनाना है तो आपको ये सीरीज़ देखना ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।